साथ प्रीति रघुनंदन और आज एक बड़ा शो लेकर हम एक बार फिर से आपके सामने हैं। शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो मध्य प्रदेश के धार से इस वक्त की सबसे दर्दनाक खबर सामने आ रही है, जिस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। इंदौर से पुणे जा रही बस हादसे का शिकार हो गई और बेकाबू बस पुल से नर्मदा नदी में जा गिरी। और इस बीच हादसे में बस में सवार सभी 13 यात्रियों के मौत की खबर है। एक दर्दनाक हादसा जिसकी तस्वीरें भी सामने आ गई है। मध्य प्रदेश के धार में यह हादसा हुआ है। दरअसल ये दर्दनाक हादसे की तस्वीरें और जानकारियां इंदौर से पुणे जा रही बस के जरिए सामने आई है। मध्य प्रदेश के धार में हुए बस हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान की 4 तस्वीरें आइए आपको दिखाते हैं। और इन 4 तस्वीरों के जरिए जो हादसा हुआ है वो आप समझ पाएंगे। लाल रंग की बस की तस्वीर है जो नर्मदा नदी में बेकाबू होकर पुल से गिर गई। रेलिंग से ये टकराई और सीधा नर्मदा नदी में समा गई। क्रेन की मदद से इस बस को निकाला गया। हालांकि इस हादसे में किसी भी यात्री की जान नहीं बचाई जा सकी है। बेहद दर्दनाक हादसा धार में हुआ और यह हादसा बताया जा रहा है कि सुबह के वक्त हुआ। हादसे के बाद हालांकि मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कब तक यूं ही ये हादसे होते रहेंगे। मध्य प्रदेश के धार में बड़ा हादसा हुआ। बेकाबू बस नर्मदा नदी में समा गई। हादसे के बाद रेस्क्यू की तस्वीरें सामने आई। आपकी टीवी स्क्रीन पर लाल रंग की दिख रही ये वही बस है जो हादसे का शिकार हुई। हादसा इतना भीषण था कि बस के परखचे उड़ गए। बाद में रेस्क्यू टीम ने क्रेन की मदद से बस को बाहर निकाला। एक टीम नदी में उतरकर रेस्क्यू कर रही थी तो दूसरी टीम पुल पर खड़ी होकर रेस्क्यू में मदद कर रही थी। बताया गया कि हादसे के वक्त ड्राइवर ने संतुलन खो दिया और रेलिंग तोड़ते हुए बस नदी में जा गिरी। बस इंदौर से पुणे जा रही थी। इंदौर खरगोन के बीच धार में पुल से बस के नदी में गिरने से यह हादसा हुआ। बस में 40 से 50 लोग सवार थे। हादसे के बाद चारों तरफ चीख पुकार मच गई। और आइए अब आपको एनिमेशन के जरिए समझाते हैं कि हादसा कैसे हुआ। बताया तो ये जा रहा है कि बस पुल पर गुजरने के दौरान बेकाबू हो गई और बस काफी रफ्तार में थी। और बिल्कुल, और ये एनिमेशन आप इस वक्त देख पा रहे हैं कि किस तरह से बस पुल से गुजरती है और फिर देखिए ये रेलिंग से टकरा जाएगी और बेकाबू बस किस तरह से नर्मदा नदी में समा गई। और इस वजह से ड्राइवर बस को कंट्रोल नहीं कर पाया और ये बड़ा हादसा हुआ है। बस पुल पर बनी रेलिंग को तोड़ते हुए पुल से नीचे जा गिरी है। भीषण हादसा हुआ है। एनिमेशन के जरिए आप समझिए कितना खतरनाक ये हादसा रहा होगा। और सबसे दुखद बात ये कि जो यात्री इस बस में सवार थे उन्हें बचाया नहीं जा सका है। और इस हादसे की तस्वीरों के साथ साथ आपको बता दें कि न्यूज़ 18 इंडिया ने मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से खास बातचीत की। आपको सुनाते हैं कि हादसे पर उन्होंने क्या जानकारियां दी हैं। मध्य प्रदेश के धार में हुए बस हादसे में गृह मंत्री ने नया खुलासा किया है कि कितने लोग सवार थे। ये बड़ा संशय था। मंत्री हमारे साथ हैं नरोत्तम मिश्रा। सर, कितने लोग सवार थे, क्या है? 13 के आसपास की फाइनल जानकारी आई है। सुबह ऐसा भ्रमपूर्ण स्थिति, जो बचाने नदी में गए थे जब निकलने लगे तो लोगों ने ऐसा बताया कि वो बच के निकले हैं। वास्तविकता ये नहीं निकली है। संपूर्ण जांच के बाद 13 लोग हैं। 13 जो थे वो 13 ही मर गए। सभी के नाम आ गए, पते आ गए, सबकी शनाख्त होगी। शनाख्त। बाकी ये बड़ी बात है कि एक जिसे कहें कि राहत की बात है कि 13 शव बरामद किए गए हैं। और मंत्री का कहना है, गृह मंत्री का कहना है कि सुबह के वक्त एक कंफ्यूजन हुआ था, लेकिन सिर्फ 13 लोगों की मौत हुई है और 13 शवों को निकाल लिया गया है और उनकी शिनाख्त भी हो गई है। तो ये बड़ा हादसा हुआ है जिसकी जानकारी तमाम जो सामने आ रही है उसके मुताबिक। साथ ही एक और महत्वपूर्ण बात, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने धार हादसे पर जांच के आदेश दे दिए हैं। धार हादसे के बाद जांच के आदेश की आखिर किन हालात में इस तरह का बड़ा हादसा हुआ कि सभी की सभी जो सवारियां थी उनकी जान चली गई। तो मुसाफिर अपनी मंजिल तक पहुंच पाते उससे पहले ही नर्मदा नदी में ये बस समा गई, जिसके चलते 13 लोगों की जान चली गई। 13 लोगों की जिंदगी देखिए कैसे एक पल में ही मौत में तब्दील हो गई। और अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जांच के आदेश दे दिए हैं कि इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे हादसे पर जांच की जाए। दुर्घटना के आधा घंटे के अंदर ही कलेक्टर
एसपी दुर्घटना स्थल पर पहुंच गए थे। बस तो निकाल ली, लेकिन कहते हुए मन पीड़ा से भरा हुआ है कि हम बस में सवार लोगों को बचा नहीं सके। अब तक 13 शव निकाले जा चुके हैं। तो 13 जिंदगियां किस तरह से मौत में तब्दील हो गई और मध्य प्रदेश के धार में हुए इस दर्दनाक हादसे के बाद महाराष्ट्र सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया। बड़ी खबर आ रही है और शिंदे सरकार ने पीड़ित परिवार को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। भीषण हादसा जिसमें 13 जिंदगियां खत्म हो गई, हमेशा हमेशा के लिए 13 परिवारों में अंधेरा छा गया। सावन का पहला सोमवार और इस तरह की दुखद खबर सामने आई है जिसमें मुआवजे का ऐलान किया गया है। किस तरह से ये बस जा गिरी नदी में और उसके बाद एक भी यात्री को बचाया नहीं जा सका। सुबह 11 बजे ये हादसा हुआ है। खरगोन के पास आगरा मुंबई हाईवे पर यह हादसा होने की जानकारी और बेकाबू बस रेलिंग तोड़ते हुए नर्मदा नदी में जा गिरी। जांच के आदेश इस पूरे बस हादसे को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से दे दिए गए हैं। सुबह 11 बजे जब यह हादसा हुआ तो उसके बाद कोशिश यही की गई कि रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए जिंदगियां बचाई जा सके, लेकिन 13 जिंदगियां नहीं बचाई जा सकी। और अब आपको ये समझाने जा रहे हैं कि आखिर ये हादसा कब हुआ, कैसे हुआ, किस तरह से इस हादसे का शिकार होकर यात्रियों से भरी बस इंदौर से पुणे जो जा रही थी हादसे का शिकार हो गई। सुबह करीब 11 बजे बस धार में हादसे का शिकार हुई। तो खरगोन के पास आगरा मुंबई हाईवे पर यह दर्दनाक हादसा हुआ और पुल पर बेकाबू बस रेलिंग तोड़ते हुए नर्मदा नदी में जा गिरी, जिस वजह से बड़ा हादसा हुआ जिसमें 13 जाने जा चुकी हैं। इधर पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के धार में हुए बस हादसे पर दुख जताया है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर पीड़ित परिवारों के साथ संवेदना प्रकट की है और साथ ही हर मुमकिन मदद का भरोसा भी पीएम मोदी ने अपने ट्वीट के जरिए दिया है। शोक जाहिर यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए किया गया। पीएम मोदी ने हादसे पर दुख जाहिर किया है। आज सुबह 11 बजे धार में दर्दनाक बस हादसा हुआ जिसमें 13 जिंदगियां नहीं रही। बहुत बड़ी बात यह कि सबसे दुखद पहलू इस हादसे का ये, उससे पहले प्रधानमंत्री का वो ट्वीट इस वक्त आप देख रहे हैं। मध्य प्रदेश की धार में हुआ बस हादसा दुखद है। साथ ही उन्होंने लिखा है कि मेरी संवेदनाएं उनके साथ जिन्होंने अपनों को खोया है। मौके पर बचाव और राहत कार्य जारी है। अधिकारी प्रभावित लोगों की हर मदद करने में जुटे हुए हैं। और देश के कई राज्यों में भारी बारिश से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और राहत की बारिश लोगों के लिए परेशानी का सबब बन चुकी है। बरसाती नदी नाले उफान पर है और घरों में पानी ने डेरा जमा लिया है। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में मूसलाधार बारिश हो रही है। नदी के तेज बहाव में पुल का एक बड़ा हिस्सा बह गया है। 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं और इसी की वजह से भोपाल नागपुर नेशनल हाईवे पर लोगों की जो आवाजाही है वो ठप हो गई, बाधित हो गई। महाराष्ट्र के अमरावती में भी भारी बारिश की वजह से देखिए बांध का जल स्तर किस कदर बढ़ गया। इसके बाद प्रशासन ने बांध के 15 दरवाजों को खोलकर बड़ी मात्रा में पानी को छोड़ा है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में भी बारिश मुसीबत बनकर आई है। यहाँ बरसाती नाले सैलाब की तरह जोर मार रहे हैं। बिल्कुल, और बैलगाड़ी किस तरह से पलट गई उसकी भी तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। देश में कई राज्य ऐसे हैं जहां पर बारिश राहत नहीं बल्कि आफत बनकर टूट रही है। इधर मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में पानी के तेज बहाव में नेशनल हाईवे 69 पर बना पुल बह गया है। पुल बहने के बाद नेशनल हाईवे 69 पर रास्ता बंद करना पड़ा है, जिसकी तस्वीरें भी आपको हम दिखाएं। उससे पहले ये बड़ी खबर देखिए, क्या स्थिति इस वक्त है वहां पर। तो नदियों का जल स्तर बढ़ रहा है, जगह जगह पहाड़ दरक रहे हैं, रास्तों में किस तरह से जल जमाव हो चुका है। वहीं पर नेशनल हाईवे 69 पर बना ये पुल जब बह गया तो उसके बाद इस रास्ते को सुरक्षा के मद्देनजर रोक दिया गया क्योंकि जिंदगियों पर ये भारी ना पड़े आफत की बारिश, उसके चलते ये फैसला यहां पर लिया गया। तो मध्य प्रदेश में
बारिश इस वक्त आफत बनकर बरस रही है और ये मध्य प्रदेश ही नहीं, अलग अलग हिस्सों में अगर आप देखेंगे तो यही स्थिति है। किस तरह से बारिश ने लोगों की मुसीबतों को बढ़ाया है। नदी नाले सब उफान पर आ गए हैं। नर्मदापुरम में पानी के तेज बहाव में नेशनल हाईवे 69 पर बना हुआ एक पुल पूरी तरह से बहता हुआ नजर आया। नेशनल हाईवे 69 का दो सिरा, एक तरफ गाड़ियों की कतार, दूसरी तरफ जमा भीड़ और बीच में टूटा पुल। इन तीनों तस्वीरों में एक रिश्ता, आसमान से बरसी आफत। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में पानी के तेज बहाव ने NH 69 को दो हिस्सों में बांट दिया। इस पर बना पुल पानी तेज बहाव से बह गया। नर्मदापुरम में पुराना पुल पहले से ही टूट गया था, जिसके बाद नेशनल हाईवे पर अस्थायी पुल बनाया गया था। लेकिन तेज बारिश के बाद नदी नाले उफान पर आ गए और पानी की रफ्तार के आगे नया बनाया गया अस्थायी पुल टिक नहीं पाया। पुल टूटने के बाद NH 69 को बंद करना पड़ा। नेशनल हाईवे 69 भोपाल को नागपुर से जोड़ता है। तो मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में भी भारी बारिश कहर बनकर बरप रही है। दिक्कतें लगातार यहां पर बढ़ रही हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। लगातार हुई बारिश की वजह से तवा डैम ओवरफ्लो हो गया है। इसके बाद डैम के सभी 13 दरवाजों को खोलना पड़ा है। लेकिन आप ये समझिए कि 13 दरवाजे खुलेंगे तो इनका पानी जाएगा तो उन्हीं इलाकों में जहां पर आम लोग रहते हैं। तवा डैम से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। आपको जानकारी दे रहे हैं मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम से, जहां पर भारी बारिश के चलते देखिए किस तरह से कहर बरपाने वाली ये तस्वीरें सामने आई है। 13 डैम के जो दरवाजे हैं वो किस तरह से खोले गए हैं। भारी बारिश से ओवरफ्लो हो गया है डैम। तो बारिश का तांडव इस वक्त साफ तौर पर देखा जा सकता है और इस तांडव की वजह से लोग बहुत परेशान हैं। और महाराष्ट्र से भी यही तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर भारी बारिश हो रही है और ये बारिश लोगों के लिए किस तरह से मुसीबतों का सबब या मुसीबतों का सैलाब लेकर आ रही है, ये भी साफ नजर आ रहा है और लोगों की परेशानी और ज्यादा बढ़ती दिख रही है। तो भारी बारिश की वजह से अमरावती में डैम के सभी दरवाजे खोल दिए गए हैं, जिसके बाद नदियां उफान पर आ गई हैं और निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। ओवरफ्लो होते इस डैम की तस्वीर सामने आई महाराष्ट्र के अमरावती से। लगातार हुई भारी बारिश की वजह से ये डैम ओवरफ्लो हो गया। जिसके बाद डैम के 15 दरवाजे खोल दिए गए। बांध के दरवाजे खुलते ही पानी तेज रफ्तार से नदी में आगे बढ़ा और देखते ही देखते नदी उफान पर आ गई। और इस नजारे को देखने के लिए बड़ी तादाद में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। डैम के पास किनारों पर खड़े होकर लोग इस नजारे को देखते और इस दृश्य को मोबाइल में कैद करते नजर आए। इसे देखकर ऐसा लगा मानो ये पूरा इलाका पिकनिक स्पॉट बन गया हो। बताया गया कि इस डैम से लाखों क्यूसेक पानी नदी में छोड़ा गया और यहाँ से निकला पानी काफी तेजी के साथ निचले इलाकों की तरफ बढ़ने लगा। अमरावती और आसपास के इलाकों में पहले से ही बाढ़ जैसे हालात हैं और अब ये पानी निचले इलाकों में पहुंचेगा तो और भी कहर बरपा सकता है। तो भारी बारिश की वजह से महाराष्ट्र के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हो चुके हैं। और इस बीच यवतमाल से भी बाढ़ की विभीषिका की तस्वीरें सामने आई है। बारिश और बाढ़ ने यहाँ के लोगों के लिए मुसीबतें खड़ी करके रख दी हैं। बाढ़ के पानी से घिरे गांव और पानी में डूबे घरों की ये तस्वीरें सामने आई महाराष्ट्र के यवतमाल से। भारी बारिश की वजह से वहां रामगंगा नदी उफान पर है, जिसकी वजह से गांव में बाढ़ का पानी घुस गया। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया। जिले में करीब 10 गांव बाढ़ के पानी में पूरी तरह से डूब चुके हैं। यहां लोगों के पास कुछ नहीं बचा, सब कुछ बाढ़ के पानी में बह गया। पूरा गांव दरिया में तब्दील नजर आने लगा। भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर कच्चे मकान गिर पड़े। घर, दुकान, खेत, हर जगह पानी ही पानी नजर आया। लोग पानी में उतर कर ही आते जाते दिखाई दिए। लगातार हुई बारिश की वजह से यहाँ के हालात बेहद खराब हो गए हैं और फिलहाल राहत के आसार कम ही नजर आ रहे हैं। और इधर महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश और बांध से पानी छोड़े जाने के बाद रामगंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से निचले इलाके पानी में डूब चुके हैं।
लोगों के घरों में पानी ने डेरा डाल लिया है। तस्दीक करती हुई ये तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने, और कई लोगों को मजबूरन अपने आशियाने, अपने घर यहाँ पर छोड़ने पड़ रहे हैं, क्योंकि इसके अलावा उनके सामने और कोई रास्ता नहीं बचा। देखिए तस्वीरें आपको 3 दिखा रहे हैं। उफान पर नदियां हैं, सड़कें लबालब हैं, और जो भारी बारिश हुई है उससे नुकसान किस कदर हुआ है, क्योंकि कई जगह जमीन धंस गई है, कई जगह लोगों के घरों में पानी दाखिल हो गया है। तो मध्य प्रदेश में भी नदियां कहर बनकर किस तरह से अपना कहर बरपा रही है, वो सभी के सामने इस वक्त आ रहा है। लगातार हुई भारी बारिश की वजह से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, तो जगहों पर रास्ते बंद हो गए हैं। उफनती नदी की ये तस्वीर सामने आई मध्य प्रदेश के हरदा जिले से। भारी बारिश की वजह से माचक नदी का कहर देखने को मिला। हरदा जिले की कई तहसीलों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। नदी के किनारे बसे गांवों में सबसे ज्यादा कहर देखा गया। माचक नदी पर बने पुल के डूब जाने की वजह से स्टेट हाईवे को बंद करना पड़ा। हरदा में माचक नदी के साथ गंजाल और साइनी नदी का भी जलस्तर बढ़ गया है। वहीं नर्मदा नदी का जलस्तर भी 260 मीटर के पार पहुंच चुका है। हरदा में लगातार 2 हफ्ते से रुक रुक कर हुई बारिश की वजह से ऐसे हालात देखने को मिले। खेत, पेड़, घर सब कुछ पानी में डूबे नजर आए। ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भारी बारिश ने तबाही मचाई हुई है। ओडिशा के गजपति जिले में आसमान से बरस रही आफत का असर देखने को मिला है। जहां कई इलाकों में लगातार भारी बारिश हो रही है, बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश के बैतूल में सैलाब में एक युवक फंस गया। जबकि छत्तीसगढ़ के कवर्धा में बर्बादी की बारिश हुई है, और उसके बाद क्या स्थिति है ये तस्वीर आपके सामने है। 3 तस्वीरें, गजपति की तस्वीर इस वक्त जो कि ओडिशा में मौजूद है, वहीं मध्य प्रदेश के बैतूल की तस्वीर और साथ ही छत्तीसगढ़ के कवर्धा की तस्वीर बताने के लिए काफी है कि भारी बारिश ने किस तरह से जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। तो महाराष्ट्र के रत्नागिरी में शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने किस तरह से सड़क पर बने गड्ढों के खिलाफ प्रदर्शन किया, वो तस्वीर भी आपके सामने रखेंगे। कार्यकर्ताओं ने गड्ढों में धान के पौधे लगाए हैं, और ये इसलिए कि सीधे तौर पर बताने के लिए कि प्रशासन क्या कुछ नहीं कर पाया है इस बारिश से बचाव के लिए। तो विरोध दर्ज करवाने का ये नया तरीका यहाँ पर देखिए किस तरह से सामने आया। कार्यकर्ताओं ने इन गड्ढों में, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है, यहीं पर धान उगा दिया है। हालांकि ये वही शिवसेना है जिसकी सरकार अभी कुछ दिन पहले तक थी महाराष्ट्र में। और अगर महाराष्ट्र में भारी बारिश आफत बनकर बरसी, तो रत्नागिरी में सड़क पर गड्ढे बन गए। सड़क पर बने गड्ढों के विरोध में शिवसेना के कार्यकर्ता उतरे, जिन्होंने इन गड्ढों में धान का पौधा लगा दिया। इस तौर पर भारी बारिश से 6 लोगों के जान जाने की खबर है, और कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। बारिश की वजह से यहाँ हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। देखिए किस तरह से बेघर होती ये तस्वीर यहाँ पर सामने आई है। ये चीन के हालात हैं। रिहायशी इलाकों में सैलाब और रेस्क्यू ऑपरेशन की ये तस्वीरें दक्षिण पश्चिम चीन से सामने आई। वहां सिचुआन प्रांत के काउंटी में शुक्रवार रात से शनिवार सुबह तक जोरदार बारिश हुई। भारी बारिश की वजह से अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है और 12 लोग अब भी लापता हैं। प्रशासन ने दावा किया कि बारिश की वजह से काउंटी टाउनशिप में 22,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। भारी बारिश के बाद इस इलाके में सड़कों पर सैलाब आ गया। वहीं रिहायशी इलाकों और सड़कों पर कीचड़ जमा हो गया, जिसको हटाने के लिए रेस्क्यू टीम को खासी मशक्कत करनी पड़ी। घरों में फंसे लोगों को कंधे पर बिठाकर बाहर निकाला गया। रेस्क्यू टीम ने 450 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। रात के अंधेरे में भी रेस्क्यू का काम जारी रहा। घरों और रास्तों पर भरे पानी को मशीनों के सहारे बाहर निकाला गया। कई जगहों पर पहाड़ भी टूटे, जिसके बाद रेस्क्यू टीम राहत और बचाव में जुट गई। प्रदेश विरोधी गतिविधियों के आरोप में गिरफ्तार पीएफआई के संदिग्ध अतहर का कबूलनामा सामने आया। इस बीच पुलिस रिमांड में अतहर ने बताया है कि वो दिन में दुकान चलाता था और रात में लोगों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग देता था। तो देखिए किस तरह से ये बड़ा खुलासा यहाँ पर सामने आया है कबूलनामे के तौर पर कि दिन में दुकान चलाने का काम करता था, लेकिन उसके पीछे किस तरह से खतरनाक साजिश रची जा रही थी। रात के वक्त में देश विरोधी ट्रेनिंग ये दिया करता था।
2047 तक भारत को इस्लामिक देश बनाने की तैयारी के तहत ये कबूलनामा बेहद अहम है, जिसमें जानकारी है कि दिन में वो कॉस्मेटिक शॉप चलाता था और रात में इस तरह की ट्रेनिंग देता था। देश विरोधी गतिविधियों के आरोप में गिरफ्तार अतहर परवेज से जांच एजेंसियां लगातार पूछताछ कर रही है। 48 घंटे पर उसको रिमांड पर रखा गया है, जिसमें यह खुलासा हुआ है कि वो दिन में अपना दुकान चलाता था और फिर रात में आतंक की पाठशाला, जहां पर लोग पहुंचते थे और देश विरोधी गतिविधियों के लिए लोग वहां पर ट्रेनिंग लेते थे और जैसे ही सुबह होता था लोग वहां से निकल जाते थे। हम अभी उसी दुकान के बाहर मौजूद हैं। ये चूड़ी मार्केट का गायत्री मार्केट है, जहां पर दुकान मौजूद है और वहीं पर वो दिन में पहुंचता था, अपना दुकान चलाता था और फिर शाम में चला जाता था। जो जांच एजेंसियों के पूछताछ में बातें सामने आई है, उसमें साफ तौर पर उसने यह स्वीकार किया है कि वो दिन में दुकान पहुंचता था, फिर अपना काम कर रात में अपने घर पर पहुंचता था और फिर उस आतंक की पाठशाला में लोगों को ट्रेनिंग दी जाती थी। वहीं पीएफआई के दफ्तर से कहा जा रहा है कि पुलिस को कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं, जिसके आधार पर आने वाले दिनों में जो गिरफ्तारियां हुई हैं उनसे और सघन पूछताछ की जाएगी। और गिरफ्तार किए गए लोगों से रिमांड के दौरान पूछताछ तो यहां पर की जाएगी, साथ ही पीएफआई से जुड़े कई और राज भी सामने आ सकेंगे। पुलिस रिमांड पे जो भी अभियुक्त हैं उनसे पूछताछ चल रही है। पूछताछ अपने अंतिम चरण में है और हम लोगों को इनके द्वारा जो कुछ बताया गया है वो पहले इन्होंने जो बताया था उसको और विस्तार से बताया है। उसके आगे हम लोग को डॉक्यूमेंटल एविडेंसेस मिले हैं, फाइनेंशियल ट्रेल्स मिले हैं और आगे और हम लोग जैसे जैसे हम लोग को पता चलेगा हम लोग रिमांड लेंगे, आगे भी रिमांड लेंगे। बड़ी खबर आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से खबर, जहां पटना के फुलवारी शरीफ में पीएफआई को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। देश विरोधी गतिविधियों के लिए पीएफआई के संदिग्ध लोगों ने करीब 90 लाख रुपए खर्च किए हैं। पुलिस रिमांड में पीएफआई से जुड़े अतहर और अरमान मलिक से जानकारी बहुत बड़ी सामने आई है। तो देखिए कितनी बड़ी रकम यहां पर खर्च की गई है। ये 90 लाख रुपए जिसका जिक्र यहां पर किया जा रहा है, जो एक बड़े खुलासे के तौर पर सामने आया है। पीएफआई के संदिग्धों ने लोगों को ट्रेनिंग देने और दफ्तर के रखरखाव में खर्च किए। और इधर पटना पुलिस की पूछताछ में पीएफआई के संदिग्धों से कई और अहम सुराग हाथ लगे हैं, जिसके मुताबिक पीएफआई के टारगेट पर बेरोजगार युवा थे, जिन्हें देश विरोधी गतिविधियों के लिए तैयार किया जा रहा था। पुलिस की स्पेशल टीम ने पीएफआई के संदिग्ध अतहर और अरमान मलिक को आमने सामने बिठाकर करीब 36 घंटों तक पूछताछ की, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने ट्रेनिंग और दूसरे कामों के लिए करीब 90 लाख रुपए खर्च किए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि पीएफआई के अपने स्लीपर सेल हैं जो संगठन का काम देखते हैं और लोगों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग देते हैं। इसके लिए पीएफआई ने बिहार के 15 जिलों में ट्रेनिंग कैंप ऑफिस खोले थे, जबकि पूर्णिया को पीएफआई का हेडक्वार्टर बनाया गया था। बताया गया कि अब तक पीएफआई के इन ट्रेनिंग कैंपों से 15,000 लोग ट्रेनिंग ले चुके हैं। पीएफआई का हेडक्वार्टर बताने के बाद ही पुलिस की टीम ने पूर्णिया में छापेमारी की, पर वहां से कुछ नहीं मिला। हेडक्वार्टर का ऑफिस बंद मिला। हालांकि सूत्रों की माने तो एक रजिस्टर पुलिस के हाथ लगा है, जिसमें वहां आने जाने वालों का नाम, पता और मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, जिसे एक एक कर अब खंगाला जा रहा है, जिसमें पीएफआई को लेकर कई और बड़ी जानकारियां अब सामने आ सकती है। पुलिस की स्पेशल टीम के बारे में जानकारी है कि पीएफआई से संबंधित जो जानकारियां सामने आई है उसके मुताबिक अरमान मलिक, अतहर और जमालुद्दीन से फंडिंग को लेकर कई अहम सवाल किए गए हैं, क्योंकि जांच एजेंसियों को पीएफआई के बैंक अकाउंट में करीब 90 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन के सबूत मिले हैं। और इतना ही नहीं, इसका इस्तेमाल पीएफआई ने ट्रेनिंग कैंप चलाने के लिए ऑफिस फर्नीचर, जूस, नाश्ता, खाने पीने का सामान इसके लिए किया। इश्तहार और बुकलेट के लिए भी इन बड़ी रकम का इस्तेमाल किया गया। और इसी के साथ ही आशंका ये जताई जा रही है कि हवाला के जरिए पीएफआई को फंडिंग की रकम पहुंचाई जाती थी। इतना ही नहीं, जांच एजेंसियों की गिरफ्त में आए पीएफआई के संदिग्धों की बैंक डिटेल्स बैंकों से मांगी गई है। तो पटना के फुलवारी शरीफ से ये जानकारी आ रही है, जहां से गिरफ्तार कर जेल भेजे गए मरगूब उर्फ ताहिर का इंटरनेशनल कनेक्शन सामने आया है और उसके बाद बिहार से लेकर दिल्ली तक हलचलें तेज हुई हैं।
एनआईए से लेकर खुफिया एजेंसी तक इस केस को लेकर एक्शन मोड में जांच एजेंसी नजर आ रही है। फुलवारी शरीफ के पीएफआई और एसडीपीआई के मामले की जांच के लिए एनआईए, आईबी, रॉ और एटीएस की टीमें कल पटना भी पहुंची, जहां बिहार पुलिस के आला अफसरों के साथ की बैठक और जांच एजेंसियों की बैठक में कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी सामने आई जो करीब 1.5 घंटे तक चली है। इसमें मरगूब दानिश उर्फ ताहिर के बारे में रॉ और एनआईए ने कई जानकारियां हासिल की है। तो देखिए किस तरह से ये पूरी जानकारी एक के बाद एक यहां पर सामने आ रही है, जिसके बाद कई बड़ी परतें हैं जिनमें से ये पर्दाफाश होता हुआ नजर आता है। तो पटना टेरर मामले में नामजद आरोपी सनाउल्लाह उर्फ आकिब का एक पुराना वीडियो भी सामने आया है और इस वीडियो में सनाउल्लाह पीएफआई का झंडा लहराता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो को काफी पुराना बताया गया। आरोप है कि सनाउल्लाह दरभंगा में लोगों को भड़काता था। आरोप है कि उसने दरभंगा में पीएफआई का झंडा फहराया, पीएफआई के पोस्टर लगाए, पीएफआई का प्रचार किया और पीएफआई डे मनाया। वहीं आरोपी सनाउल्लाह के पिता ने बेटे को बेकसूर बताया, तो वहीं पीएफआई संगठन से जुड़े होने की बात भी कबूल की। साथ ही कहा कि कभी कभी सार्वजनिक तो कभी कभी गोपनीय बैठकें जरूर होती थी। ऐसा कोई एक्टिविटी हम लोग नहीं उसके अंदर आज तक देखे कि मतलब देश विरोधी हो, बल्कि जो भी काम इन लोगों का होता है संविधान के दायरे में रहते होता है। हाँ, कुछ प्रोग्राम ऐसा होता है जो इंटरनली होता है, कुछ प्रोग्राम जो है ओपनली होता है। पीएफआई के सक्रिय सदस्य और बिहार प्रदेश के महासचिव सनाउल्लाह पर देश विरोधी गतिविधि में शामिल होने का आरोप है। और ज्ञानव्यापी साथी शिवलिंग बनाम फव्वारा विवाद में एक और याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। ज्ञानव्यापी में पूजा की मांग को लेकर 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा। और इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ज्ञानव्यापी मामला लगातार कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। दरअसल पूजा की मांग को लेकर ये याचिका यहां पर दाखिल की गई है, जिसे लेकर 21 जुलाई को इस पूरी बाबत सुनवाई की प्रक्रिया नजर आएगी। तो आज सावन का पहला सोमवार है और उसके बाबत अगर तमाम जो सनातन धर्मी भगवान भोलेनाथ में आस्था रखने वाले लोगों से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, ज्ञानव्यापी में शिवलिंग बनाम फव्वारा विवाद में ये याचिका एक और दाखिल की गई है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें ज्ञानव्यापी में पूजा की मांग को लेकर 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा। ये बड़ी खबर आ रही है। तो सावन का पहला सोमवार सुबह काशी विश्वनाथ धाम में शिव भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर बम बम भोले के जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है। भक्तों की लंबी लंबी कतारें यहां पर भोलेनाथ के दर्शन के लिए बेताब भी नजर आई। यहां शिव भक्त लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। और अमूमन जब भी काशी में, वैसे तो भोले की नगरी कहा जाता है, तो बम बम बोल रहा है काशी के नारों से आज एक बार फिर से काशी गूंज रहा है। तो सावन का महीना यहाँ पर चल रहा है, हर कोई बाबा भोलेनाथ की पूजा में मगन है। और इसी बीच बिहार के मुंगेर से एक तस्वीर सामने आई है। वो तस्वीर आपको हम दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले काशी विश्वनाथ धाम की तस्वीरें, साथ ही काशी की तस्वीरें आइए आपको दिखाते हैं। शिव भक्तों के उत्साह की ये तस्वीर आई बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से। मौका था सावन के पहले सोमवार का। ऐसे में बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करने के लिए बड़ी तादाद में शिव भक्त काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे। बाबा का जलाभिषेक करने पहुंचे शिव भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिला। कुछ भक्त बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करने पहुंचे थे, तो कुछ शिव भक्त डमरू के साथ भगवान शिव का अभिवादन करते दिखे। ये लोग डमरू की ध्वनि पर पारंपरिक नृत्य के साथ भगवान शिव का अभिनंदन करते दिखे। इन्हें देखने के लिए थोड़ी देर में शिव भक्तों की भीड़ जमा हो गई। कुछ लोगों ने बजते डमरू के साथ कंधे पर जल रखकर काशी विश्वनाथ धाम में प्रवेश किया और काशी विश्वनाथ का जलाभिषेक किया। सावन के पहले सोमवार के मौके पर मंदिर में पूजा की विशेष व्यवस्था थी और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम थे। तो सावन का महीना चल रहा है, हर कोई बाबा भोलेनाथ की पूजा में मगन है।
और इसी बीच बिहार के मुंगेर से एक तस्वीर सामने आई जहां बेटे और बहू ने अनोखी मिसाल पेश की। ये तस्वीर देखकर आपके जहन में श्रवण कुमार की याद ताजा हो गई होगी। ये तस्वीर सामने आई है बिहार के मुंगेर से, जहां बेटी और बहू ने बुजुर्ग माता पिता को बाबा धाम ले जाने का बीड़ा उठाया। इसके लिए दोनों ने पहले कांवड़नुमा बहंगी तैयार की और इसके बाद एक बहंगी में पिता और दूसरे में माता को बिठाया। फिर दोनों निकल पड़े बाबा धाम के लिए। रास्ते में जहां से ये गुजरते, इनसे लोगों की नजरें नहीं हटती। लोग नारे लगाते, पुलिस प्रशासन भी रास्ते में इन लोगों की मदद करता दिखाई दिया। आज के युग में सामने आई ये तस्वीर युवाओं के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है। भारत और चीन के कोर कमांडरों की बैठक हो रही है। खबर तो ये आ रही है कि चीन से एलओसी पर तनाव कम करने को ये भारत की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। बैठक में भारतीय सेना ने पेट्रोलिंग पॉइंट पर बात की है। तो पेट्रोलिंग पॉइंट 15, डेप्सांग और डेमचौक से डिसएंगेजमेंट पर यह बातचीत यहां पर की गई और भारत ने इस सभी जगह पर अप्रैल 2020 की स्थिति वापस लाने की बात भी की। और पिछले महीने चीन वायुसेना ने एलएसी के नजदीक से उड़ान भरी थी और बैठक में भारतीय सेना ने इस पर आपत्ति जताई थी। चुशुल मोल्दो में भारत और चीन के बीच 16वें दौर की बातचीत हुई। ये बातचीत करीब 12 घंटे तक चली, जिसमें भारत ने चीन से एक बार फिर अप्रैल 2020 की स्थिति बहाल करने को कहा। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर चीन चाहता क्या है? लद्दाख में खूनी झड़प के बाद पैदा हुए तनाव को कम करने में वो आनाकानी क्यों कर रहा है? आइए समझते हैं भारत और चीन के बीच गतिरोध सुलझाने में पेच कहां फंसा है। भारत ने चीन से एक बार फिर कहा है कि वो पूर्वी लद्दाख में गतिरोध वाले 2 क्षेत्रों पर लगाए अपने तंबुओं और अग्रिम इलाकों में तैनात सैनिकों को वापस बुलाए। और इतना ही नहीं, भारत ने सामरिक रूप से महत्वपूर्ण डेप्सांग क्षेत्र में सबसे बड़े गतिरोध वाले इलाके में पेट्रोलिंग के अधिकार को बहाल करने को कहा। सूत्रों के मुताबिक भारत ने गतिरोध के सभी 3 क्षेत्रों का मुद्दा उठाया। मीटिंग में भारत ने चांग चेनमो सेक्टर में कोगरंग नाला के पास पेट्रोलिंग पॉइंट 15, डेमचौक में चार्डिंग निंगलुंग नाला क्षेत्र और सामरिक दृष्टि से अहम डेप्सांग इलाके से संबंधित सभी मामले बातचीत के दौरान पूरी मजबूती से रखे गए। चीन चाहता है कि पूर्वी लद्दाख में अप्रैल-मई 2020 में उसके द्वारा की गई हरकत के बाद वाली ही स्थिति बनी रहे। चीन एलएसी के दूसरी तरफ बड़ी तेजी से सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहा है और वो समय समय पर उकसाने वाली हरकतें भी करता रहता है। और आइए अब आपको तफसील से समझाते हैं कि आखिर कहां-कहां दोनों देशों के बीच में ये पूरा पेच फंसा हुआ है। बैठक में भारत ने चीन से अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति को फिर से बहाल करने को कहा है और भारत ने डेमचौक से चार्डिंग निंगलुंग नाला क्षेत्र के पास चीन के अतिरिक्त तंबुओं को हटाने के लिए भी कहा। डेप्सांग में पीएलए का अतिक्रमण भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है और इसके साथ ही 16,000 फीट की ऊंचाई पर यह क्षेत्र दौलत बेग ओल्डी और काराकोरम दर्रे के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। चांग डेनमो सेक्टर में कोगरंग नाला के पास पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से चीनी सेना की वापसी पर बात भी हुई है। और ये भी आपको बता दें कि एलएसी के करीब चीनी फाइटर प्लेन की उड़ान पर भारत ने आपत्ति यहां पर जताई है। तो भारत चीन से लगातार एलएसी पर शांति बनाए रखने की अपील कर रहा है और इसके लिए इसी महीने की 7 तारीख को विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात भी हुई है। और बावजूद इसके चीन विवाद वाले क्षेत्र से पीछे हटने को तैयार यहां पर होता नजर नहीं आता। पीएलए लगातार डेप्सांग में भारतीय सैनिकों को आने से रोक रहा है, जहां चीनी सेना अंदर तक आ गई, जिसे भारत अपना क्षेत्र मानता है। अप्रैल-मई 2020 से यही स्थिति बनी हुई है। चीन अप्रैल-मई 2020 से ही PP-10, 11, 12
12A और 13 क्षेत्र में भारतीय सैनिकों को जाने से रोक रहा है। लेकिन 2020 से पहले भारतीय सेना पेट्रोलिंग के लिए इस क्षेत्र में आती जाती रही थी। चीन के साथ भले ही घंटों बातचीत हो चुकी है, लेकिन वो पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रहा है। उसकी सैन्य तैनाती को देखते हुए भारत ने भी अतिरिक्त सैनिकों को भेजने के साथ होवित्जर टैंक S-400 मिसाइल सिस्टम को भी अब पूर्वी लद्दाख में तैनात कर रखा है। तो श्रीलंका में विरोध प्रदर्शन की आग तो ठंडी पड़ी है, लेकिन महंगाई की आग अभी भी लोगों को जला रही है। और इस बीच केला 500 रुपए का मिल रहा है और सेब 1500 रुपए किलो मिल रहा है। श्रीलंका से आइए आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, न्यूज़ 18 की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। श्रीलंका में जरूरी सामान के दाम जो हैं वो लगातार आसमान छू रहे हैं। हमने आपको सब्जी मार्केट की तस्वीरें दिखाई कि आखिर सब्जी मार्केट में किस तरीके से जो सब्जियां हैं वो महंगी होती जा रही हैं, कहीं 400 रुपए किलो, कहीं 800 रुपए किलो। लेकिन फलों की मैं बात करूं, क्योंकि फल सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं और ऐसे में क्योंकि सबसे ज्यादा जिसे फलों का राजा आम कहा जाता है वो हमें यहाँ पर नजर आए। 1 किलो जो है ये आम, छोटे आम जो है वो 610 रुपए किलो है। मौसमी आपको यहाँ पर नजर आ रही है। सर, व्हाट डज इट कॉस्ट? 800 1 किलो। 800 1 किलो 800 पर केजी, ठीक है। व्हाट डज इट्स कॉस्ट? अमरूद 600 1 किलो 600 पर केजी, ओके। और आखिरी में मैं ये दो आपसे जरूर पूछूंगी कि सेब के दाम क्या है? 1500 1 किलो। सॉरी, 1500 1 किलो। 1500 पर केजी, ओके। और संतरा 1500। तो आप ये देख पा रहे हैं, आप समझिए कि 1050 रुपए किलो जो है यहाँ पर सेब मिल रहा है। तो ऐसे में इंसान क्या खरीदेगा? और जाहिर सी बात है कि ऐसे में इन लोगों को इस बात के लिए भी दिक्कत है रही है कि जब इतनी महंगी सब्जी और फल मिलेंगे तो कौन आके खरीदेगा। तो आप ये सोचिए कि श्रीलंका की राजधानी में जब ये हाल है तो छोटे बड़े शहरों में खाने पीने की चीजें कितनी वहां पर किल्लत इसकी होगी। तो कोलंबो का जिक्र करें तो इस वक्त 500 रुपए किलो आलू यहाँ पर मिल रहा है और 850 रुपए किलो गोभी। न्यूज़ 18 की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। श्रीलंका में आर्थिक संकट लगातार गहराता जा रहा है। अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि आखिर दवाई की जो महंगाई है वो किस तरीके से लगातार बढ़ती जा रही है, सब्जियों के दाम किस तरीके से बढ़ रहे हैं, दूध के दाम किस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन देखिए, एक सब्जी मार्केट में फिलहाल हम पहुंचे हैं ये जानने के लिए कि आखिर यहाँ की जनता जो है वो किस तरीके से परेशान है। हालांकि बहुत ही कम लोग जो है श्रीलंका में हमें हिंदी भाषी मिल पा रहे हैं कि उनसे हम समझ पाए, लेकिन एक शख्स जरूर हमें मिले। सबसे पहले हम उनसे समझते हैं कि देखिए आखिर श्रीलंका की स्थिति कैसी है। श्रीलंका की स्थिति कैसी है अभी फिलहाल? अभी हम लोग, मैं तो इंडिया से हूँ, वाराणसी से। अभी हम लोग का देश के हिसाब से यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारा देखने के हिसाब से महंगाई हमारे हिसाब से बहुत ज़्यादा है, 4 गुना 5 गुना। जो सब्जी हमारे यहाँ 20 रुपये 25 रुपये केजी मिलते हैं, यहाँ पे 300 400। अभी कुछ सब्जियाँ हैं, आलू है, टमाटर है, प्याज, ये सब 500 रुपये केजी के पर हिसाब से जा रहा है। ये समझिए कि 260 रुपये किलो यहाँ पर जो है प्याज मिल रहा है और 400 से ज़्यादा 400 रुपये किलो जो है यहाँ पर आलू मिल रहा है। तो आप ऐसे में समझिए कि आखिर यहाँ पर स्थिति जो है किस तरीके की हो गई, क्योंकि जो मूलभूत सुविधाओं में से सबसे ज़रूरी है वो है खाना, और खाने में सबसे ज़रूरी जो है, चाहे आलू प्याज की अगर हम बात करें तो वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हर सब्जी में डलता है। लेकिन ये सब चीज़ें किस तरीके से महंगी होती हुई नजर आ रही हैं। अब आगे जो है, क्योंकि अब 20 तारीख को जब चुनाव होने उसके बाद क्या कुछ होता है, किस तरीके से आगे अर्थव्यवस्था को ठीक किया जाएगा, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ अनुपमा झा, कोलंबो।